हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो जो कि कंप्लीट हमने चैप्टर पढ़ लिया था अच्छे से। सारे टॉपिक्स चैप्टर के हमने कवर कर लिए थे। तो लास्ट लेक्चर में हम इसे कुछ क्वेश्चन आंसर कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे इस चैप्टर के। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां तक तो हमने कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। चलो, अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर हमें बताना है। ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यानी कि 2 कार्बन। ठीक है, एथेनोइक एसिड। अब दूसरे कार्बन पे क्या होगा? ओइक एसिड होगा, यानी कि डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये हो गया हमारा एथेनोइक एसिड। अब है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखो, पेंटेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और एक पे लगा देंगे बी आर। ये हो गया एच एच एच। बी आर ये है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। क्लियर? चलो, अगला स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनॉन और हेक्सेनल आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए बच्चों। चलिए, तो खुद से आपने ड्रॉ किया होगा ब्यूटेनॉन। तो देखो, ये तो ब्रोमोपेंटेन हो गया। ठीक है, अब ब्रोमोपेंटेन आप ऐसे बना लो जैसे कि हमने बनाया। ऐसे बना सकते हो। ऐसे बनाओगे तो ये भी ब्रोमोपेंटेन है, ऐसे बनाओगे तो ये भी ब्रोमोपेंटेन ही है। ठीक है, अब बात आती है ब्रोमोपेंटेन के बाद है ब्रोमोपेंटेन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनोन। ठीक है, ब्यूटेनोन हमें बनाना है। और फिर है हेक्सेनल। ब्यूटेनोन और हेक्सेनल। चलो, तो ब्यूटेनोन कैसे बनाएंगे? पहले ब्यूटेन बनाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन। एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ कर देंगे, है ना। ओ यानी कि कीटोन ग्रुप लगाना है। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। इधर भी एक एल्काइल ग्रुप लगता है, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप लगता है, तब बनता है कीटोन। ठीक है, तो ब्यूटेनोन कैसे बनेगा? 4 कार्बन की चेन होगी कुछ इस तरीके से। इसमें हम हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। ये बन गया ब्यूटेनोन। क्लियर? चल, अच्छा, अब आप कहोगे कि इस वाले कार्बन पे क्यों लगाया डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पे क्यों नहीं लगाया? देखो, अगर डबल बॉन्ड हो आप इस वाले कार्बन पे भी लगाओगे तो भी सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, एक बार देख लो इधर से। इस वाले लगा लिया हमने डबल बॉन्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। तो इधर से लिखो या इधर से लिखो, दोनों ही क्या है? सेम है। देखो, यहाँ से भी 1 2 सेकेंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 सेकेंड नंबर पे आ रहा है। तो काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या पड़ेगा? बहुत पास पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से पास पड़ेगा तो काउंटिंग 1 2 सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। अभी भी यहाँ से 1 2 यहाँ से भी इसी कार्बन पे आ रहा है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन के बाद हमें स्ट्रक्चर बनाना है
चलो इसके बाद स्ट्रक्चर बनाना है हमें हेक्सेनल का। हेक्सेनल, हेक्सेनल मतलब 6 कार्बन। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और अल, यानी कि एक कार्बन पे हमें लगाना है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, देखो अब हेक्सेन 3 अल, हेक्सेन 2 अल ऐसे नहीं लिखा हुआ, सिंपल हेक्सेनल लिखा हुआ, यानी कि 1 पे होगा अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, CHO बोलते हैं जिसे हम। यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे लगा ले, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ। अब देखो काउंटिंग यहाँ से होगी, यहाँ पे लगाते तो यहाँ से काउंटिंग होगी। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम ही होंगे, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इस तरीके से ये हो गया हमारा हेक्सेनल। तो 8 में प्रोब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स और हेक्सेन अल। ठीक है, एल्डिहाइड एन से हमने एन वाला हटा दिया, अल लगा दिया, तो हेक्सेनल हो जाएगा ये। क्लियर है। चलो बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये नोट कर लेना है जो भी हमने स्ट्रक्चर अभी बनाए हैं, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होगा, जिसके बीच के जो फोर्स है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। है ना, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि मेल्ट करना, है ना, सिंपल सी बात है। अगर हम सिंपल सा समझे तो, वैसे तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो जुड़े होते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन आयनिक कंपाउंड के बीच में, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। ठीक है, अब इस स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए हमें जो है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए ज्यादा होगा ताकि जब हम इनका बॉन्ड को ब्रेक करना है, जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं जिनकी बॉन्डिंग जो है आपस में बहुत अच्छी है। ठीक है, और दो दोस्त ऐसे हैं जिनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी नहीं है। दोस्त हैं लेकिन बॉन्डिंग जो है आपस में बहुत अच्छी नहीं है, जबकि इनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी है और इनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई तीसरा दोस्त यहाँ पर आ जाए, कोई तीसरा दोस्त यहाँ पर आ जाए, तो ये इनकी बॉन्डिंग को क्या तोड़ा सकता है आसानी से? नहीं तोड़ा सकता, है ना। और यहाँ पर कोई तीसरा फ्रेंड आ जाए तो क्या ये इन दोनों की दोस्ती को या बॉन्डिंग को तोड़ा सकता है आसानी से? हाँ, देखो जो ये तीसरा फ्रेंड आया ये इन दोनों की बॉन्डिंग को आसानी से तोड़ा सकता है। क्यों तोड़ा सकता है? क्योंकि इनके बीच में तो इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग ही नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, दोनों के बीच में आसानी से क्या कर सकता है, दोनों के बीच में आसानी से जो है दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ सकता है बहुत आसानी से, बहुत इजीली से। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई तीसरा फ्रेंड आता है तो वो इन दोनों की बॉन्डिंग को बहुत आसानी से नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए, इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। क्लियर, तो यही बॉन्ड में भी होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होती है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो आसानी से नहीं तोड़ सकता। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई करना पड़ता है, इस वजह से उनकी जो है बॉन्डिंग या दोस्ती टूट सकती है। लेकिन अगर उनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता तब तो हमें जो है मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से जो है इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो जो फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो एक सिंगल लकड़ी को अगर आपको तोड़ना है ना, तो उसको तो आप हाथ से यूं करके तोड़ सकते हो, इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको उसी लकड़ी का गट्ठर दे दिया जाए, ठीक है, या आपको कहें कि आपको एक सिंगल पेंसिल तोड़नी है, तो एक सिंगल पेंसिल को तो, लंबी वाली जो पेंसिल है पूरी प्रॉपर पेंसिल, उसको तो आप आसानी से तोड़ सकते हो। लेकिन वहीं अगर 10, 12, 15, 20 पेंसिल को एक साथ बांध दिया जाए और आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या आप उसे ऐसे करके तोड़ पाओगे जैसे आपने सिंगल पेंसिल को तोड़ा था? नहीं तोड़ पाओगे ना, ठीक है। क्यों नहीं तोड़ पाओगे? क्योंकि अब ये जो पेंसिल्स हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है एक दूसरे की वजह से। क्लियर है इतना? चलिए, तो इसी वजह से यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। चलिए, आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जो आयनिक कंपाउंड है हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन। तो ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड है इनके आयन्स के बीच में होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। Therefore, it requires a lot of energy to overcome these forces. इसीलिए इन्हें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। That is why ionic compound have high melting point. इस वजह से आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। क्लियर है? इतना आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इथेनॉल से, देखो इथेनॉल यानी कि अल्कोहल से बन रहा है कार्बोक्सिलिक एक एथेनोइक एसिड। इथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, ये हमें बताना है। ये भी नहीं बताना कि कौन सी रिएक्शन है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? क्या आपको ऑक्सीडेशन का मतलब पता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। खैर आप अभी बाद में इसको और डिटेल में डिस्कस हम करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। और आप जानते होंगे कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जहां पे हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी किया था, ठीक है। तो वहां पर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। क्लियर है? ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है, उसको रिवाइज करते रहना है जो भी हमने पहले पढ़ लिया है। चलो, तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, इथेनॉल से एथेनोइक एसिड ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन करना। तो अगर हम इथेनॉल को देखो तो इथेनॉल में है क्या? CH3CH2OH, यह एथेनॉल। और जब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं तो ये बन जाता है CH3COOH, एथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर लग जाता है, C OOH यहाँ पर आ जाता है। यानी कि देखो अभी तो एक ऑक्सीजन था और ऑक्सीडेशन कराने पर एक और ऑक्सीजन आ गया है ना। तो ऑक्सीजन का सिंपली यहाँ पर एडिशन हुआ है, ऐड हुआ है एक और ऑक्सीजन। इसीलिए ये जो इथेनॉल से एथेनोइक बनने की जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो कन्वर्जन है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्लियर है? चलो, since the conversion of ethanol to ethanoic acid involve addition of oxygen to ethanol, क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इथेनॉल में। इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इथेनॉल में हो रहा है, आप कहेंगे गलत तो नहीं, लेकिन गलत नहीं है। इथेनॉल में ही तो हो रहा है एडिशन ऑक्सीजन का, तभी तो इथेनोइक एसिड बन रहा है। जाके यहाँ एडिशन नहीं हो रहा है सीधा, ठीक है, इथेनॉल में एडिशन हो रहा है तभी एथेनोइक एसिड बन रहा है। क्लियर इतना? चलो, अच्छा इसको बच्चों हम एथेनोइक एसिड को
एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो एसिटिक एसिड है ये हमारा जो विनेगर होता है जिसे हम सिरका कहते हैं, तो विनेगर में भी पाया जाता है। क्लियर है? चलो, अच्छा विनेगर में कितना परसेंट एसिटिक एसिड है चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, तो आप नोट्स भी साथ साथ रिवाइज करते रहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और इथाइन का एक मिक्सचर जो है उसे बर्न किया जा रहा है, उसका दहन किया जा रहा है। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। तो क्या आप बता सकते हैं कि इथाइन और एयर का मिक्सचर क्यों नहीं यूज किया गया, इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर क्यों यूज किया गया। चलिए, तो देखो ये है इथाइन। इथाइन आप जानते हैं, देखो एक होता है जैसे इथेन है, इथीन है और इथाइन है। इथाइन क्या है, एक एल्काइन है। एल्काइन होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इनमें पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड जैसे अगर हम इथीन की बात करें तो इथीन हमारे, इथीन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इथाइंस की तरह, ठीक है। लेकिन इथीन्स में पाए जाते हैं डबल बॉन्ड और इथाइन में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जो हमारे एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन हमारे अनसैचुरेटेड और एल्काइन हमारे, एल्काइन भी अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इथाइन है, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करेंगे तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और वाटर, ठीक है। क्लियर? चलो, अब कुछ चीजें हमें देखनी है कि इथाइन को एयर में बर्न नहीं कर रहे, ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं इसे। एयर में क्यों नहीं करते, तो व्हेन इथाइन इज बर्न्ड इन एयर, अब इथाइन को जब एयर में बर्न किया जाता है, इट गिव्स अ सूटी फ्लेम। तो ये क्या देता है, एक सूटी फ्लेम देता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू, अब सूटी फ्लेम कब आती है, हमने चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि सूटी फ्लेम तब आती है जब होता है इनकम्प्लीट कंबशन, है ना। सूटी फ्लेम आना यानी कि वो जो काला काला धुआं आता है, कालिख जिससे बनता है। क्लियर है? चलो, दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन कॉज्ड बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो ये होता है इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि अपूर्ण दहन। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब अपूर्ण दहन की वजह से। अब अपूर्ण दहन होता क्यों है, जब एयर की मात्रा, पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती दहन के लिए, तब अपूर्ण दहन होता है। क्लियर? चलो, however if ethane is burnt with oxygen it gives a clean flame with temperature 3000 degree Celsius because of complete combustion। और जब इथाइन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये एक क्लीन फ्लेम देती है ना, एक साफ लौ देती है जिसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है पूर्ण दहन की वजह से। अब देखो, अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो कंप्लीट कंबशन होगा, अपर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। क्लियर? जब ऑक्सीजन अच्छे से मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, तो यहाँ पर कोई सूटी फ्लेम नहीं निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी एक क्लीन फ्लेम, एक साफ लौ। क्लियर है? ठीक है, जो कोई कालिख वगैरह नहीं बनाएगी। जबकि जो एयर जब अच्छी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तब ये सूटी फ्लेम बनाती है, ठीक है। दिस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग। तो ये जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है इसको ही यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन सच अ हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन। तो देखो, जब हमने कहा कि जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर इसे मिलता है, जो कि वेल्डिंग में हमें हाई टेम्परेचर ही चाहिए होता है ना। हमने देखा है तो चश्मा पहन के वेल्डिंग की जाती है मेटल्स पर, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाई फ्लेम चाहिए होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई चाहिए। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन सच अ हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन के ये हाई टेम्परेचर अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए एयर की जगह पर ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। इसीलिए एयर का मिक्सचर
इथाइन के साथ यूज नहीं किया जाता। वेल्डिंग के लिए इथाइन के साथ ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है। इतना क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपकी 3-4 चीजें कवर हो रही है। एक तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में पता चल रहा है। फिर यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एयर की अगर कंप्लीट मात्रा मिलती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है। ऑक्सीजन की अगर कंप्लीट मात्रा मिलती है तो उससे क्या होता है। अगर इनकम्प्लीट मात्रा मिलती है एयर की तो उससे क्या होता है। सूटी फ्लेम कब बनता है और क्लीन फ्लेम कब बनता है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर कहां पर मिलता है, कंप्लीट कंबशन में या इनकम्प्लीट कंबशन में, एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब आपको यहां से ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब जो वेल्डिंग की प्रोसेस है जिसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए हम प्रेफरेंस ऑक्सीजन को देंगे, एयर को नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, अननेसेसरी हमारे लिए सूटी फ्लेम यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में काफी सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आपको ये रिएक्शन नोट कर लेनी है और साथ में जो एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा है वो भी आपको नोट करना है बच्चों। चलिए बच्चों, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। हम बहुत डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स को आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर चैप्टर में कोई पॉइंट छूट गया तो उसको भी हम क्वेश्चन आंसर से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।